तो आज के लेक्चर में अपन पहले 2 क्वेश्चन और करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के और फिर अपन एलआर सर्किट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार हिंट दी थी, आज आपको ही सॉल्व करना है। एक वायर है, करंट नहीं बता रखी, सिर्फ वायर, और इसके पास एक मान लो मैं एक स्क्वायर लूप रख देता हूँ। दिस इज अ स्क्वायर लूप, एक वायर और एक स्क्वायर लूप का सिस्टम है, ठीक है। ठीक, ये यहां से ए डिस्टेंस पे है और इसकी डिस्टेंस एल है, इसकी साइड लेंथ एल है ना। ये यहां से ए डिस्टेंस पे है और इसकी साइड लेंथ एल है, और आपसे कहते हैं फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। ये अपने को सॉल्व करना है ना। सोचो कि कैसे करेंगे। मतलब सिस्टम तो वही है कि एक में करंट फ्लो कराएंगे, दूसरे से फ्लक्स निकालेंगे और फिर इस फ्लक्स को m इंटू आई लिख देंगे। बेसिक थ्योरी ये है कि एक में करंट फ्लो कराई, उसके कारण दूसरे का फ्लक्स लिखा और फिर फ्लक्स को m इंटू आई लिख दिया। अब जरा सोचो कि क्या मैं स्क्वायर लूप में करंट फ्लो करा के वायर से फ्लक्स लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं वायर में करंट फ्लो कराऊंगा और उसके कारण स्क्वायर लूप से फ्लक्स लिखूंगा, और ये फ्लक्स मैं आपको पहले कैलकुलेट करवा चुका हूँ इंटीग्रेट करवा के। तो मान लेते हैं वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, और इस आई करंट के कारण स्क्वायर लूप से फ्लक्स लिखेंगे। याद है कैसे किया था? यहां से एक्सिस्टेंस पे गए थे, एक dx की स्ट्रिप मानी थी, यहां से एक्सिस्टेंस पे जाके एक dx की बिल्कुल सही स्ट्रिप मानी थी, उसका फ्लक्स लिखा था, पहले सॉल्व कर चुके हैं, उस फ्लक्स को m इंटू आई लिखना है। तो मैंने कहा था डी फाई लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे डी फाई? फील्ड ऑफ वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, दैट इज एल डी एक्स, है ना। ये अपना बन गया था म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स। फिर मैंने कहा था टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई डी एक्स अपॉन एक्स, और एक्स की लिमिट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस, लिमिट्स रखते हैं इसके अंदर, तो अपने को क्या मिलेगा, म्यू नॉट पाई एल, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, लिमिट्स रख देते हैं तो ये इंटीग्रल हट जाएगा, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई इधर आ जाएगा, और ये बचेगा एल एन एल प्लस ए अपॉन, ये आएगा आंसर, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई म्यू नॉट, सॉरी एल प्लस ए अपॉन ए। ये फ्लक्स का आंसर आ गया। अब फ्लक्स को मैं क्या लिखूंगा, m इंटू आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, m इज इक्वल टू म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई एल एन एल प्लस ए। तो ये सिस्टम दिया तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, बेसिक चीज समझ आनी चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक में करंट फ्लो कराते हैं, उस करंट की वजह से दूसरे से फ्लक्स लिखते हैं और फिर फ्लक्स को m इंटू आई कह देते हैं। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको करंट किस में फ्लो करानी है और आप फ्लक्स किस में लिख सकते हो, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। एक सिस्टम और बाकी है, इसका आंसर याद रखना भी कई बार काम आता है। वो है दो सोलिनॉइड्स का,
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। कि दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है एक दूसरे के अंदर, तो ये पहला सोलेनॉइड है और ये दूसरा सोलेनॉइड है। ऑलमोस्ट सेम एरिया है, लेंथ भी मैं सेम मान ले रहा हूँ, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। इसका एरिया a, लेंथ l, इसका भी एरिया मान लेते हैं a और लेंथ l। मतलब दोनों के फ्लक्स एक दूसरे से 100% लिंक्ड है, एक की पूरी फील्ड दूसरे के अंदर से जा रही है। तो आपसे कहूँ कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। तो बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो फ्लक्स निकालेंगे कि मान लो मैं इसको कह रहा हूँ 1, तो इसमें मैंने करंट फ्लो करा दी I1। मैं 2 से फ्लक्स लिख रहा हूँ, तो 2 से फ्लक्स होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फील्ड ड्यू टू 1 इनटू एरिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो n2 है, फील्ड ड्यू टू 1, एक सोलेनॉइड की फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन इनटू आई इनटू इसका एरिया। तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l इंटू I1। इसको आप m इंटू I1 लिख सकते हो, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, और दो कॉइल्स का सिस्टम, दो सोलेनॉइड के सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 a बाय। याद करो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ कपलिंग कोफिशिएंट 1 है, दैट इज k इक्वल टू 1, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, आना भी चाहिए। एक का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता था वो होता था म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। तो जब आप दोनों के लिए रखोगे ना वैल्यूज, देखो यही आएगी। पहले का रखोगे म्यू नॉट n1 स्क्वायर a अपॉन l, तो दूसरे का रखोगे म्यू नॉट n2 स्क्वायर a अपॉन l, सॉल्व होके यही आएगा रूट L1 L2। तो ये रिजल्ट याद रखना, कई बार काम आता है, बहुत बार सीधा भी पूछ सकते हैं आपसे कि दो कोएक्सिस्टेंट के सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो ये है उसका आंसर, जल्दी नोट कीजिए। हाँ भाई, तो फ्लक्स निकालने के लिए बेटा वो एरिया लेते जिससे फ्लक्स लिख रहे होते। अगर एरिया सेम नहीं होते तो अपन फ्लक्स निकालने के लिए जिस कॉइल का फ्लक्स लिख रहे होते उसका एरिया लिखते। ठीक है, और लेंथ उसकी लेते जिसके लिए फील्ड लिख रहे होते। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे बेस नहीं, अलग से। दो कोप्लेनर कॉइल्स हैं या लूप्स मान लो, इनके रेडियस ए और बी है, और ए मच लेस देन बी दे रखा है। अंदर वाले लूप में करंट फ्लो हो रही है आई, अंदर वाले लूप में आई करंट फ्लो हो रही है, और आई का फंक्शन दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट अल्फा टी, वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ अंदर वाले लूप की करंट इंक्रीज हो रही है, और बाहर वाले लूप में एक रेजिस्टर है आर। तो आपसे पूछा है कि फाइंड करंट इन द रेजिस्टर आर। रेजिस्टर आर में करंट क्या होगी, फाइंड करंट इन द रेजिस्टर आर, है ना। तो अब सोच के देखो कैसे करेंगे। तो अपन कहेंगे अंदर वाले जो लूप की करंट है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम।
तो क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो बाहर वाले लूप का फ्लक्स भी चेंज होगा, तो उस फ्लक्स चेंज के कारण उसमें ईएमएफ आएगा। तो आप इससे लिखोगे कि जो ईएमएफ आएगा बाहर वाले लूप में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू डी आई इनर अपॉन डी टी, सही लिखोगे। और डी आई बाई डी टी अंदर वाले के लिए क्या आएगा, आई नॉट इंटू अल्फा, तो अपना आंसर आ गया एम आई नॉट इंटू अल्फा। ये ईएमएफ का आंसर है कि अगर मैं कहूं कि अंदर वाले में करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से क्या बाहर वाले में ईएमएफ आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या कैसे लिखेंगे, एम डी आई अपॉन डी टी, तो एम तो पता है, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू है आई नॉट इंटू अल्फा। अब एम कहाँ से आएगा, तो अपन ने सिस्टम का एम अलग से कैलकुलेट किया था, वो अलग क्वेश्चन था, उसमें याद करो बाहर वाले में करंट फ्लो कराते थे। और इस कॉइल सिस्टम का एम कैलकुलेट हो गया आया था, आपको याद हो तो, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये आया था इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। ये अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये पता है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो इट इज म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू आई नॉट अल्फा। वैल्यू पता नहीं है तो सॉल्व करेंगे कि बाहर वाले में मानेंगे कोई अननोन करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए अंदर वाले का फ्लक्स लिखेंगे और फिर वहां से एम निकालेंगे और फिर हम कहेंगे कि क्योंकि एम सेम होता है इसीलिए यहाँ भी एम वही आएगा। तो ये आगे ईएमएफ में करंट पूछो तो करंट तो होगा बेटा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसको आर से डिवाइड कर दो। तो ये अपना आंसर है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, कि अंदर वाले में आपको करंट दे दें और बोले बताओ बाहर वाले से अब क्या होगा, तो वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, कि अपने को एक में मानना पड़ेगा कि कि बाहर वाले में करंट मान के अपन ने इसका ईएमएफ ये सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस ये निकाला और इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ यूज करेंगे, है ना। ये निकालने के लिए तो करंट बाहर वाले में मानी थी, फिर वहां से एम कैलकुलेट किया था जो लास्ट डे किया था, उस एम को यहाँ यूज करेंगे क्योंकि एम सेम होता है बाहर वाले की वजह से अंदर वाले का या अंदर वाले की वजह से बाहर वाले का। इसकी जगह रेजिस्टर लगा हो सकता है, इसकी जगह कैपेसिटर लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है आपसे कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन पूछ ले कि टी इक्वल टू 0 पे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है तो आपको ये ईएमएफ कांस्टेंट मिलेगा, तो पूछा जाएगा बताओ कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर टी अपॉन लैम्डा, जो भी आती है। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखें, जल्दी नोट कीजिए और अपन एलआर सर्किट करेंगे। तो ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म हुआ। इसका एक यूज पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, दैट इज ट्रांसफार्मर। वहां पे एम कहीं काम नहीं आता है, वो ऐसे ही है, तो इसका एक आगे चल के एक यूज पढ़ना है, वो आगे सीखेंगे। एक छोटी सी चीज यहाँ पे और आती है, वो आती है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। अगर मैं सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, ओनली सेल्फ इंडक्टेंस, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, तो अगर ये सीरीज में लगे होते हैं तो L इक्विवेलेंट आता है L1 प्लस L2 एंड सो ऑन। और अगर ये पैरेलल में लगे होते हैं तो L इक्विवेलेंट आता है 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 एंड सो ऑन। इसको फ्लक्स से निकाल सकते हैं, जैसे सीरीज में अगर लगे हैं तो सबके थ्रू करंट सेम होगी, तो सबके थ्रू मैं फ्लक्स को लिख सकता हूँ L1 इंटू आई प्लस L2 इंटू आई प्लस L3 इंटू आई एंड सो ऑन, जैसे वहां किया करते थे। तो अगर सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस को कंसिडर किया जाए तो सीरीज में ये सिग्मा एल है और पैरेलल में 1 अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एल। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर किया जाए, इफ वी कंसीडर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो, बस ध्यान रखना इसका फॉर्मूला जो बता रहा हूँ सीरीज में क्या आता है।
और सीरीज में ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनके फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या तो उनके फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, ये करंट सेम डायरेक्शन में होगी या ऑपोजिट में होगी। तो जो इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा ना, एल इक्विवेलेंट मान लो, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, और इसका आंसर ये भी आ सकता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। दिस इज व्हेन their flux support each other, या their flux gets add on, gets added, or their flux oppose each other। अगर उनका फ्लक्स ऐड हो रहा है तो अपन कहेंगे इंडक्टेंस आता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, और अगर माइनस हो रहा है तो L1 प्लस L2 माइनस 2M। मतलब अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर करना होता है फ्लक्स लिखने में, बस ये ध्यान रखना है। जैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी बेसिक फॉर्मूले के दाम पे इसको एक बार ध्यान रखिए। ये पूछ लेते हैं कई बार इंडक्टर्स का सीरीज पैरेलल। जब तक कुछ नहीं कहा गया अपने को प्योर इंडक्टर का सीरीज पैरेलल ही कहना है। ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखिए फटाफट। ठीक है, अब एलआर सर्किट पढ़ने से पहले एक बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, एक बेसिक सी चीज जो अपने को ध्यान रखना है, बेसिक सा कंसेप्ट। वो ये है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे एलआर सर्किट में यूज होगा या कहीं भी इंडक्टर के सर्किट में यूज होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि फ्लक्स ऑफ एन इंडक्टर कॉइल cannot change suddenly. Flux of an inductor coil cannot change suddenly if its circuit is connected। अगर इसका सर्किट कनेक्टेड है तो इसका फ्लक्स सडनली चेंज नहीं हो सकता। फ्लक्स ऑफ एन इंडक्टर कॉइल cannot change suddenly if its circuit is connected। हाँ, आपको अगर मैंने सर्किट ही ब्रेक कर दिया, तो सर्किट अगर अचानक से सर्किट को ही ब्रेक कर दिया, मैं तार ही काट दिया, तब तो उसकी करंट जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट है तो इसका फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होगा सर्किट में किसी चेंज को करने के कारण। हाँ, कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा, अचानक से चेंज नहीं होगा। अभी ये था, तुरंत ही हो गया। इट विल टेक सम टाइम। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होने के लिए अपने को अंदर की पूरी एनर्जी चेंज करनी पड़ती है, तो उसका टाइम लगता है। जैसे ये कहाँ कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे बताता हूँ। इस सर्किट में तो यूज किया ही जाएगा, उसके पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसा कि मान लो आपसे पूछ लेना कि एक इंडक्टर कॉइल है, वो एक बैटरी के क्रॉस कैसे भी लगी हुई है, इस सर्किट में ये कनेक्टेड है, और आपको क्या रखा है कि इस सर्किट में आई करंट जा रही है कांस्टेंट। ये एल है। अब आपसे कहते हैं ना कि सडनली एन आयरन कोर ऑफ म्यू आर is inserted in the coil। क्या कहते हैं कि suddenly an iron core of mu r is inserted in the coil, find current just after it। अगर मैं इसमें अचानक से एक आयरन कोर इंसर्ट कर दूं तो इसके जस्ट बाद इसमें करंट क्या होगा। अचानक से इसमें आयरन कोर डाल दूं म्यू आर, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं होता है। फ्लक्स इनिशियल इक्वल टू फ्लक्स फाइनल, जस्ट पहले और जस्ट बाद फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स होता है एल आई, तो पहले एल था, करंट आई थी, बाद में ये एल की वैल्यू म्यू आर इंटू एल हो गई। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी अंदर मीडियम डालते ही फ्लक्स ये इंडक्टेंस उतने टाइम्स हो जाता है।
into I dash, L से L कैंसिल हो, so I dash is equal to I upon mu r। तो अचानक से करंट उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी जितने का आप अंदर मटेरियल डालोगे। मान लो आपने म्यू आर इक्वल टू 10 वाला मटेरियल इंसर्ट किया, तो अगर उसका इंडक्टेंस 10 टाइम्स हुआ तो उसकी करंट सडनली 10 टाइम्स ड्रॉप हो जाएगी। हाँ, बाद में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, है ना। बट उसी इंस्टेंट पे पूछा जाए तो उसी इंस्टेंट पे करंट अचानक से चेंज, सॉरी इंडक्टेंस फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं हो सकता है, करंट चेंज हो गई। क्योंकि क्या चेंज नहीं होता है, फ्लक्स, इसको सेम रखना है, उसके लिए जो भी होना है वो हो जाए। अगर मान लो मैं कहूँ कि इंडक्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ तो मैंने इंडक्टेंस चेंज कर दिया, मैं कहूँ कि सर्किट में कोई चेंज किया और अपन ने इंडक्टेंस को अनचेंज रखा है, तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L इंटू आई। और मैंने कहा है कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंडक्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो करंट भी सडनली चेंज नहीं होती, है ना। यहाँ पे मैंने इंडक्टेंस चेंज किया है इसीलिए करंट सडनली चेंज हो गई। तो बहुत जगहों पे आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिलेगा कि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होती, वो भी बात सही है अगर मैं उसके सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्टर्ब ना करूं तो। बट एक्चुअली क्या है कि फ्लक्स सडनली चेंज नहीं, और क्योंकि फ्लक्स को एल इंटू आई लिखते हैं तो अगर आप एल को डिस्टर्ब नहीं करते हो तो आप कह सकते हो कि करंट भी सडनली चेंज नहीं होती इंडक्टर। जल्दी लिखिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे एलआर सर्किट। वहां पे कंसेप्ट यूज किया था कि फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू चेंज द फ्लक्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एलआर सर्किट। बिल्कुल वैसे ऐसा आरसी सर्किट था, एलआर सीरीज सर्किट। ये अपन डीसी के लिए सीख रहे हैं, अभी अपन जो भी करंट सीख रहे हैं दैट इज डीसी। अगला चैप्टर अपना एसी है जहां पर यही एलआर सर्किट एसी के लिए स्टडी करेंगे, है ना। पहला इसमें आता है ग्रोथ सर्किट, करंट ग्रोथ सर्किट, करंट ग्रोथ सर्किट, करंट का ग्रोथ सर्किट। तो एलआर सर्किट में जो फर्स्ट टाइप का सर्किट अपन सीखेंगे दैट इज करंट ग्रोथ सर्किट। करंट ग्रोथ सर्किट में मैं आपको कहूँ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये सुनिए, मैं आपको एक क्वेश्चन की टर्म में लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या होता है कि अपने पास एक इंडक्टर है और अपने पास एक रजिस्टर है, ये एल और आर सीरीज में है, और अपने पास एक बैटरी लगी हुई है, मान लो ईएमएफ वाला, और यहाँ अपने पास एक स्विच है और आपसे कहा जाता है कि स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो। स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर स्विच को क्लोज किया जाता है। तो आपसे कहते हैं कि फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, फाइंड करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखना जब मैं फंक्शन निकालूंगा ना उसमें आप टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू लॉन्ग टाइम रख के आंसर्स निकाल पाओगे। बट मैं सीधा इस बार एक जनरल फंक्शन निकाल रहा हूँ। इस सर्किट को भी अपन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टी इक्वल टू लॉन्ग टाइम पे क्या होगा लिख करके, है ना। बट मैं यहाँ पे टाइम के साथ ही निकाल रहा हूँ, उसी में रखूंगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे तो पहले तो सर्किट में करंट जीरो थी, तो स्विच बंद करने के ठीक बाद भी करंट जीरो ही रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होगी। तो स्विच बंद करने से पहले जीरो थी तो स्विच बंद करने के जस्ट बाद भी करंट जीरो होगी, लेकिन करंट बढ़ना स्टार्ट होगी, करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो मैं किसी जनरल टाइम पे सर्किट ड्रॉ करूंगा, मैं एक जनरल टाइम पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। किसी भी जनरल टाइम पे मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो हो रही है and it is increasing. At any general time t, I current is flowing in the circuit and current is increasing, और ये L है, ये R है, ये EMF।
तो मैं कहूँ कि इसमें जरा केवीएल लिखो, तो क्या लिखोगे केवीएल? ई करंट इंक्रीज हो रही है तो माइनस डी एल एल डी आई अपॉन डी टी, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, करंट इधर की तरफ जा रही है तो इसका ईएमएफ आप सोच सकते हो ना, इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे आएगा माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। ये मैंने केवीएल लिखा है, दिस इज केवीएल। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करके आई का फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको एक तरफ ले आओ, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और फिर आप इसको लिखोगे डी आई के साथ ई वाली टर्म ले आओ, तो डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल, ऐसा है। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, टाइम को 0 से t तक, और t इक्वल टू 0 पे करंट 0 थी, ये अपने को समझना पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट कितनी थी? 0। क्यों बेटा? क्योंकि स्विच बंद होने से पहले करंट कितनी थी? 0। तो स्विच बंद करने के ठीक बाद भी करंट क्या होगी? 0, क्योंकि हम अचानक से इंडक्टर की करंट चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिट भी 0 से लेके इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन ई माइनस आई आर का, तो वो आएगा एल एन ई माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, तो माइनस 1 अपॉन आर बाहर निकाल लेता हूँ, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से आई तक। लिमिट्स रखोगे आप तो इस तरफ आएगा अपना डी टी का टी, तो टी बाई एल, तो एल एन ई माइनस आई आर में लिमिट रखेंगे तो बनेगा एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और आर को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये बनेगा अपना एल एन ई माइनस आई आर वाला है ना, तो ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू, उधर ले गए आर को, ये बन गया अपना माइनस आर टी अपॉन एल। ये कितना बन रहा है? ई माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू, लॉग हटा दिया, e raised to power minus RT upon L. This is 1 minus I R upon E is equal to e raised to power RT upon L. उधर ले गए तो ये आ रहा है अपना I R upon E is equal to 1 minus e raised to power RT upon, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, जो वहां बनी थी बिल्कुल वैसी बन रही है। ये क्या लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, I is equal to E by R 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी, लॉग में वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करनी है। ये रहा, ये करंट ग्रोथ सर्किट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनना ध्यान से, कि इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, जैसा कि वहां लिखा था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन है। वो चार्जिंग की इक्वेशन थी, करंट ग्रोथ की इक्वेशन है। दिस इज मैक्सिमम करंट, ये क्या है? मैक्सिमम करंट एट स्टेडी स्टेट। जिसने याद किया हो, जिसने देखा होगा कल वो नोट्स खोल के, उनको याद आ रहा होगा। दिस इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट को मैं क्या लिख रहा हूँ? L by R। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? L by R। व्हाट इज मैक्सिमम करंट एट स्टेडी स्टेट? E by R। तो सुनो होता क्या है इसमें, एक बात ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपने t इक्वल टू 0 पे सर्किट को बंद किया, तो t इक्वल टू 0 पे स्विच बंद करने के ठीक बाद करंट कितनी होगी? 0। और लंबे टाइम के बाद t टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको आप लॉन्ग टाइम कहते हो या स्टेडी स्टेट कहते हो, लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा? देखो, इस सर्किट की करंट बढ़ना तो स्टार्ट हुई, लेकिन क्या करंट हमेशा बढ़ती रह सकती है कि इनफाइनाइट टाइम तक इनफाइनाइटली बढ़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमेशा नहीं बढ़ती रहती, कुछ टाइम के बाद जाके करंट कांस्टेंट हो जाती है। और जैसे ही करंट सर्किट में कांस्टेंट हुई, तो याद करो अगर मैं कहूँ कि करंट कांस्टेंट हो गई, तो एल डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो जब लॉन्ग टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाती है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है और सर्किट की करंट बढ़ती है ई बाय आर। क्या बचती है? ई बाय आर। तो इसको बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि करंट जीरो है, तो इंडक्टर को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। इससे रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। और लंबे समय के बाद, क्योंकि इंडक्टर में अब कोई ईएमएफ नहीं है, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो चुकी है, तो क्योंकि करंट कांस्टेंट हो चुकी है इसलिए इंडक्टर में कोई ईएमएफ नहीं है, तो उसकी जगह तार लगा सकते हैं। इंडक्टर की जगह कंडक्टिंग वायर। वहां उल्टा था, टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर से मैक्सिमम करंट फ्लो होती थी, तो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर की जगह वायर लगाते थे और लॉन्ग टाइम के बाद ओपन सर्किट लगाते थे। लगाते क्या थे, मतलब उसका बिहेवियर वैसा। यहाँ टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर से कोई करंट पास नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं उसको ओपन सर्किट जैसा मान सकता हूँ। और लंबे समय के बाद सर्किट में इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि ये टर्म्स गायब हो गई, एल डी आई अपॉन डी टी वाली। तो आपको इसके क्रॉस कोई ईएमएफ नहीं है, तो सर्किट की करंट सीधे क्या होगी? ई बाय आर। वही यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज करंट इन द सर्किट एट द स्टेडी स्टेट। लंबे टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी? ई बाय आर। और सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? एल बाय आर। तो मैं इस इक्वेशन को लिखूं, तो अपने को जो ग्रोथ इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 minus e raised to power minus t upon tau. This is growth equation. What is I naught? Current at steady state. आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो रखो, तो e की पावर जीरो वन होता है, तो वो जीरो आ जाएगा। इस इक्वेशन में t टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखो, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो आंसर आई नॉट आ जाएगा। ये अपनी करंट ग्रोथ इक्वेशन है, जहां आप जानते हो दो चीजें मैंने आपको बता दी। आई नॉट क्या है? स्टेडी स्टेट पे करंट, दैट इज ई बाय आर। ध्यान से देखिए, ये एल पे डिपेंड नहीं करता। स्टेडी स्टेट करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एल। टाइम कांस्टेंट, ये क्या होता है? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई? एल बाय आर। ये टाइम है, देखिए ध्यान से, ये ई पे डिपेंड नहीं कर रहा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल आर सर्किट, है ना। ये ई पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने की बैटरी लगाते हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दो टर्म्स और होती हैं। पहला, करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ टाइम के बाद करंट क्या होगी? ये भी टाइम है, तो निकाल लेंगे। सिखा चुका हूं मैं ये भी। आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर टी की जगह टाउ रख दो, तो टाउ अपॉन टाउ माइनस वन, ई की पावर माइनस वन 0.37 होता है, तो वन माइनस 0.37 दैट इज 0.639। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितनी हो चुकी होती है? 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट। दूसरी टर्म पूछते हैं, टाइम व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू। कितने टाइम बाद करंट आधी हो जाएगी? तो बस रख दो, आई नॉट बाई टू इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू आएगी टाउ एल एन टू, या एल बाई आर इंटू 0.693। बिल्कुल वैसा ही सब रिजल्ट है। अगर वो याद है तो ये भी याद है, बस वेरिएशन ध्यान रखना है। सब कुछ टाउ एल एन टू। एक चीज ना और ध्यान रखना, ये यहाँ का सवाल नहीं है, यूनिट डायमेंशन का सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन आ गया था, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। मैं आपसे पूछूं ना कि विच ऑफ दीज हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। इनमें से किसकी डायमेंशन जो है वो टाइम की डायमेंशन। जैसे मैं आपसे ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन है आपके पास एल बाय आर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आर सी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1/√,
LC, चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑल। ये 4 है आपके पास और आपसे पूछा है इनमें किसकी किसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होती है और मल्टीपल करेक्ट है, तो एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, है ना। तो सोच के देखिए, ये तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, L/R मतलब ये टाइम है। RC मैंने बताया था आपको कि RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट RC आता है, और ये कहाँ आएगा ना, तो आप आगे चल के ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीखोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट LC, ये 1 हटा दो, तो ये नहीं होगा मतलब आंसर, ये आएगा टाइम पीरियड। तो LC ऑसिलेशन, या जब आप आगे चल के रेजोनेंस सर्किट सीखोगे ना, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी ये आती है 1/2 पाई अंडर रूट LC, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट LC, मतलब अंडर रूट LC जो होगा ना, वो टाइम की डायमेंशन रखेगा, तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। अगर आपको ये नहीं पता है ना कि L/R टाइम होता है या RC टाइम होता है, तो बेटा इसकी डायमेंशन निकालने में आपको समय लगेगा एग्जाम में, है ना। आपको L की डायमेंशन रखनी पड़ेगी, आपको R की डायमेंशन रखनी पड़ेगी, वो दोनों इतनी आसानी से नहीं आएंगी, है ना। वैसे आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन रखनी पड़ेगी, फिर इनकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जिसको ये पता हो कि L/R क्या होता है, टाइम, RC भी क्या होता है, टाइम, और 2 पाई अंडर रूट LC भी क्या होता है, टाइम, तो वो सीधा ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो यहाँ से एक यूनिट डायमेंशन का अच्छा क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो करंट की ग्रोथ की सर्किट अपनी यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एक दो बातें और सीखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, चलिए इसको लिखिए, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैंने टाइम का पूछा, हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी का पूछ ले, तो फ्रीक्वेंसी R/L होगी, 1/RC होगी, और 1/√LC होगी। फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय टाइम होता है ना, तो अगर L/R टाइम है तो R/L फ्रीक्वेंसी होगी, अगर RC टाइम है तो 1/RC फ्रीक्वेंसी होगी। C वाला तो फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो AC की फ्रीक्वेंसी होती है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीखेंगे आगे, और इतना तो याद होगा शायद 12th पास करके आए हो, ये आती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये अपना करंट के बारे में बेसिक सी इक्वेशन थी। एक चीज और कई बार पूछ लेते हैं कि मान लो आई का फंक्शन ये था, आई नॉट के टर्म में, तो मैं लिख दूं तो उसको ये था E/R 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ क्या लिखा था, L/R, तो ये आ गया था RT/L, ये था ना, T बाय टाउ की टर्म में। मैं आपसे पूछूं di/dt कैलकुलेट करो, करंट के चेंज होने की रेट, तो कैलकुलेट कर लेंगे। पहली टर्म तो जीरो है, E/R, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन के साथ, E/R, ये माइनस साइन भी था, e की पावर माइनस RT/L, और एक माइनस बाहर और आएगा, और माइनस क्यों, माइनस R/L आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, R से R कैंसिल होगा, तो di/dt का फंक्शन बचेगा E/L, e raised to power minus RT/L, that is E/L, e raised to power minus t upon tau. This is di/dt. मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 0 पे di/dt क्या होगा, क्या पूछूं मैं, t इक्वल टू 0 पे di/dt क्या होगा, तो आंसर है E/L, आंसर क्या है, E/L, t की वैल्यू 0 रख दो। देखो ये किस पे डिपेंड नहीं करना, डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ये आर पे डिपेंड नहीं करता। देखो तो तीन चीजें हैं पता है, एक है आई नॉट, वो क्या होता है E/R, वो एल पे डिपेंड नहीं करता। एक होता है टाइम कांस्टेंट, वो क्या होता है L/R, वो ई पे डिपेंड नहीं करता। और एक होता है टी इक्वल टू 0 पे करंट की ग्रोथ की रेट, वो होता है E/L, वो आर पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई सा भी आर लगा लो, सिर्फ E/L ही आएगा हमेशा। कई बार ये क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन के फॉर्म में रहता है कि इन द
growth circuit, the current growth rate at t equal to 0 does not depend. ये इससे निकाल सकते हैं, बाकी मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो ये बेसिक सी चीज है। अगर मैं इनके ग्राफ बनाऊं, करंट का ग्राफ बनाऊं, करंट का टाइम के साथ ग्राफ, करंट का फंक्शन जानते हो, t इक्वल टू 0 पे 0 से स्टार्ट होगा और बाद में एक स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगी आई नॉट विच इज ई बाई आर। तो करंट यहाँ से इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते 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 यहाँ कुछ है। दिस इज द बेसिक थिंग। हाफ करंट कब आएगी, आई नॉट बाई 2। तो आप जानते हो ये टाइम अपन ने निकाला है, दिस इज टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू। मैं पूछूं कि एक टाइम आएगा टाउ के बराबर, उस टाइम पे करंट क्या होगी, तो 0.63 आई नॉट वाली करंट होगी, है ना। और एक चीज अभी और बताया कि इस ग्राफ का स्लोप t इक्वल टू 0 पे, स्लोप एट t इक्वल टू 0, ये क्या होता है, e बाई एल, डी आई अपॉन डी टी, टी इसका स्लोप ही तो होगा। तो t इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा, e अपॉन एल। स्लोप ढंग से नहीं करना, t इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा, e अपॉन एल। ध्यान रखना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में काम आता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको कहूं कि डी आई अपॉन डी टी प्लॉट करो, करंट के इंक्रीज होने की रेट, डी आई अपॉन डी टी को प्लॉट कर लो टाइम के साथ। तो देखो डी आई अपॉन डी टी कैसा है, एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुई वैल्यू और कम होते होते बाद में करंट के ग्रोथ होने की रेट 0 हो गई। दिस इज ई बाई एल। ये स्लोप का ग्राफ है या डी आई अपॉन डी टी का ग्राफ है। याद करो वहां पे चार्जिंग सर्किट में ये चार्ज का ग्राफ आता था और ये करंट का ग्राफ आता था, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे ग्राफ वैसे ही, काफी कुछ चीजें सिमिलर ही। जल्दी लिखिए। ठीक, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल था। ये 12 वोल्ट, ये स्विच है, ये 100 और ये है अपना 50 मिली हेनरी। ये क्या है, 50 मिली हेनरी, ठीक है। या हेनरी, चलो ठीक है, जो लिख दिया वो लिख दिया। आपसे पूछा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सेकेंड क्वेश्चन, इनिशियल and saturation current after closing the switch, after closing the switch। तो बहुत ही सिंपल है ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L बाई आर। रख दो वैल्यूज, इसलिए मैं आपको सॉल्व करने नहीं दे रहा, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। 50 इंटू 10⁻³ अपॉन आर कितना है 100। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ एक तो कैंसिल हुआ, कितना आ गया 0.5 मिली सेकेंड। दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, 0.5 मिली सेकेंड। इनिशियल करंट, तो t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होती है 0, और t लॉन्ग टाइम के बाद करंट क्या होती है e बाय आर। e बाय आर मतलब 12/100, मतलब 0.12 एम्पियर। यह है आंसर। एक बार आपको ये पता चल गया तो आप किसी भी टाइम पे करंट बता सकते हो, आप इसकी हाफ लाइफ बता सकते हो, आप एक हाफ लाइफ, एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की वैल्यू बता सकते हो। वो सब कुछ इन्हीं वैल्यूज से आता है। तो जैसे वहां पे याद है दो चीजें निकालते थे, क्यू नॉट और आरसी, वैसे यहाँ भी दो चीजें निकाल लेते हैं, एल बाय आर और ई बाय आर। ये निकाल के रख लिया
तो बाकी सब तो इस पे ही बेस्ड पूछे जाते हैं। जल्दी नोट कीजिए। अब पढ़ाऊंगा थोड़ा सा डीके सर्किट क्या होता है। बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई खास फर्क नहीं होता। दिस वाज करंट ग्रोथ सर्किट। एक चीज मैंने अभी नहीं बताई है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। चलो वो पहले यही बता देता हूँ, यहीं से कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। देखो ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि आपने जब सर्किट को कनेक्ट किया तो किसी भी जनरल टाइम टी पे कहानी कुछ ऐसी थी कि सर्किट से करंट फ्लो हो रही थी, है ना। ये इंडक्टर था तो इससे भी करंट फ्लो हो रही थी, और ये रेजिस्टर था तो इससे भी करंट फ्लो हो रही थी, और ये अपनी बैटरी थी, है ना? तो मैं आपसे पूछूं कि आप किसी भी टाइम पे पावर को क्या लिखोगे। मैं आपसे पूछूं कि आप इन जनरल किसी भी टाइम पे पावर को क्या लिखोगे, तो पावर, जो बैटरी जो पावर सप्लाई कर रहा है वही पावर कहाँ जा रहा होगा, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। तो आप लिखोगे पावर सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल टू पावर गिवन टू इंडक्टर प्लस पावर गिवन टू कैपेसिटर। किसी भी जनरल टाइम टी पे है, अभी करंट इंक्रीज हो रही है ना, और अभी करंट आई फ्लो हो रही है सर्किट में। तो पावर गिवन बाय बैटरी को अपन लिखते हैं ई इंटू आई। इंडक्टर की पावर नहीं पता, इंडक्टर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, प्लस कैपेसिटर नहीं, सॉरी रेजिस्टर। पावर ऑफ द रेजिस्टर को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर। क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर। तो बैटरी ने जो पावर सप्लाई की वो कितनी थी, एल इंटू आई, और जो पावर रेजिस्टर में जा रही है वो कितनी है, आई स्क्वायर आर। तो किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं पूछूं कि इंडक्टर की पावर यहाँ से कितनी मिलेगी, तो जितनी पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है माइनस आई स्क्वायर आर के बराबर। इतनी पावर या इतनी एनर्जी पर सेकेंड इंडक्टर में जा रही होगी किसी भी इंस्टेंट पे, है ना। अब मुझे बताना है कि इसमें किसी इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जरा सोचिए ये कैसे निकालेंगे, कि अगर मैं इसको ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, ये किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर में जाने वाली पावर है ना। कुछ टाइम के बाद अब आप सोच के देखो, यहां से मैं सोचता हूँ कि टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कि लंबे टाइम के बाद क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो आई की वैल्यू हो जाती है ई बाय आर। लंबे टाइम के बाद आई कितना हो जाएगा, ई बाय आर। तो पावर इन द इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर में कितनी पावर जा रही होगी। तो ई बाय आर को लिखोगे ई स्क्वायर बाय आर माइनस, ये भी बन जाएगा ई स्क्वायर बाय आर, मतलब जीरो। तो इसका मतलब लंबे टाइम के बाद इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट हो चुकी है। पावर क्या होता है, किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इंडक्टर तभी तक पावर कंज्यूम कर रहा है या इसकी एनर्जी तभी तक बढ़ती है जब तक सर्किट में करंट बढ़ती है। एक बार लंबे टाइम के बाद सर्किट की करंट कांस्टेंट हो गई तो इंडक्टर में कोई पावर नहीं जाती है। पावर नहीं जाती है मतलब अब इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो इसकी पावर जीरो होती है। तो कहते हैं लंबे टाइम के बाद सर्किट में जो भी पावर बैटरी देता है वो कौन यूज करता है, रेजिस्टर। ये तो कहानी अपने को समझ में आ गई। अपन पहले भी सीख चुके हैं कि लंबे टाइम बाद सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाती है, इंडक्टर का रोल खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली इंडक्टर में क्या हुआ ना, इंडक्टर में करंट फ्लो हुई
और फ्लो होते होते करंट कांस्टेंट हो गई, तो इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर हुई और अब उतनी ही एनर्जी स्टोर है, तो हम ना उसी एनर्जी स्टोर का फंक्शन निकालना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर है, मैं इसी चीज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये बात समझ में आई क्या मैंने क्या लिखा, कि अपने पास ये पता है कि इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं कि पावर ऑफ द इंडक्टर ये है, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद इंडक्टर में करंट पता होती है, तो इंडक्टर की पावर जीरो है, पावर जीरो मतलब अब इसको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही, तो अपन इंडक्टर की पावर को जीरो लिखेंगे तो कहेंगे इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो अब यही जानना चाहते हैं कितनी है। तो देखो मैं कहता हूँ कि एक इंडक्टर है, इसमें क्या हुआ ना, करंट फ्लो हो रही थी और करंट इंक्रीज हो रही थी, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ मुझे मिला वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या आई थी, एल डी आई अपॉन डी टी। दिस वाज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। किसी भी डिवाइस के क्रॉस जो पावर होती है किसी भी इंस्टेंट पे, वो होती है बेटा V इंटू आई। क्या होती है, V इंटू आई। किसी के क्रॉस में जो पावर होती है वो होती है V इंटू आई, और जो पावर होती है वो होती है एनर्जी के चेंज होने की रेट, तो डी यू बाई डी टी, जिस रेट से इसमें एनर्जी जा रही होगी। तो V को क्या लिखूंगा, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई, तो आई को तो क्या लिखूंगा आई, ठीक है, डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, तो डी यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। तो u, इसको इंटीग्रेट करूं जीरो से u तक, इसको इंटीग्रेट करूं जीरो से i तक, ये आ जाए u इज इक्वल टू, ये बनता है हाफ एल आई स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे जब इंडक्टर में आई करंट स्टोर हो, सॉरी आई करंट फ्लो हो रही है, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर, किसी भी इंस्टेंट पे। एंड व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट, तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो भी मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर की एनर्जी होती थी क्यू स्क्वायर बाय टू सी या हाफ सी वी स्क्वायर, वैसे इंडक्टर की एनर्जी होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा कि कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर की एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी, कितनी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और इसके बाद अब इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। अब बैटरी सर्किट में जो भी एनर्जी सप्लाई करेगा वो पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी, रेजिस्टर में। यहाँ से दिख भी रहा है कि पावर ऑफ इंडक्टर का, अगर मैंने ये फंक्शन यहाँ से लिखा इस टर्म में, तो इनफाइनाइट टाइम की या लंबे टाइम के बाद ये जीरो हो गया, मतलब ये कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब इसकी एनर्जी स्टोर कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, और वो कितनी हो जाती है, हाफ एल आई स्क्वायर। और इन जनरल ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर इंडक्टर में आई करंट फ्लो होती है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एल इंटू आई। बहुत लोग उसको ऐसे भी याद रखते हैं कि एल इंटू आई को तो फ्लक्स भी लिख सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो फ्लक्स इंटू आई बाई टू। भाई इंडक्टर के फ्लक्स को क्या लिखोगे, एल इंटू आई, तो इस एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्लक्स इंटू आई बाई टू, दिस इज ऑल्सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब एक और चीज कि मान लीजिए एक सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड, इसके इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये आता था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक, आपसे कहा जाए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट इज फ्लोइंग इन इट, तो आपसे पूछते हैं फाइंड एनर्जी डेंसिटी फॉर द इंडक्टर। इसके लिए एनर्जी डेंसिटी बताइए, तो हम तो निकाल लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, इसके अंदर का वॉल्यूम क्या लिखोगे, एरिया ए है और लेंथ मान लो एल है, तो अपॉन ए एल, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। रख दो जरा वैल्यूज, हाफ एल क्या लिखोगे, म्यू नॉट
n square a into l into I square अपॉन al से al तो कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। एक काम करो, इसको ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एन आई, ये क्या होता है? सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, so this is b square upon 2। so energy density in magnetic field सोलेनॉइड की तो सही है, ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही है, कितनी होती है? b square upon 2 म्यू नॉट। दिस इज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आती थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वहां भी अपन ने कैपेसिटर से निकाला था, कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी के हिसाब से, यहाँ पर हमने उसको इंडक्टर से कैलकुलेट किया। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में सही है। तो क्या इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। जल्दी से लिखिए, आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं।